लेकिन समझना ये महत्वपूर्ण नहीं कि आदिवासी हिंदू या नहीं है, समझना ये महत्वपूर्ण है कि आदिवासी ना ईसाई है ना मुसलमान है, इतना पर्याप्त है। क्या नरेंद्र मोदी है, अभी तो बोलने का ढंग मालूम नहीं उसको मालूम नहीं, वो सेलेक्टिव अप्रोच बोलता है, वो टेप रिकॉर्डर है, वो माइक है, उसके आगे भोंपू की तरफ बोलता है, पीछे की तरफ कोई और है। 1947 से लगातार रही उन्होंने किया जी, ये खुला है जी, ये विभिन्न विद्वानों ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, सब लोग बोलते हैं। धर्मांतरण का श्रेय अगर किसी को देना चाहते हैं तो कांग्रेस को वो खुला, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट पूरा खत्म किया, किसने किया जी, बिल्कुल जाता है कांग्रेस को। धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर को दे रहे ना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हराने की षड्यंत्र किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के नेहरू जी तो जाके वहां जाके तो बकायदा उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। जो खोया है किसी ने, वो कांग्रेस ने खोया है। बीजेपी का कुछ नहीं खोया। देखिए बीजेपी का जितना वोट प्रतिशत आता था वो आज है, खोया है बीजेपी ने पाया है, और उसने कांग्रेस ने खोया है। भस्मासुर होता है, वो पता नहीं कोई डांस वांस करता है, वो हाथ उसके ऊपर चले जाते हैं, वो खुद भस्म होता है। डांस कौन कर रहा है? वो सांसद हैं, वो हमने देखा, वो ओबीसी से पूछकर भाषण देते हैं, वो हमने देखा, वो जनजातीय अधिकारों के विरुद्ध में बोलते हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन जब वो समाज के व्यापक हितों के विरुद्ध बोलते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। कांग्रेस का अप्रोच ये था कि उनके परिवार ने ही देश को आजादी दिलाई, केवल बस वही उसके बाहर सब लोग। तो 2014 के बाद तो उसके जितने नायकों की वजह से ही देश चल रहा है क्या? हर घर मोदी, फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर? देखिए तो हर पार्टी तत्कालीन समय में ऐसी कार्रवाई करती है। देखिए आप देश के सांसद हैं। नहीं, उन्होंने छुपाया है, केवल परिवारवाद, एक षड्यंत्र जनजातीय संस्कृति के विरुद्ध में। और नरेंद्र भाई मोदी जी के केंद्र में नेतृत्व संभालने के उपरांत प्रतिक्रिया में पैदा हुआ एक छोटा सा ग्रुप, जिसका समर्थन रेडिकल इस्लाम करता है, जिसका समर्थन चर्च करते हैं, एजेंडा भी वो देते हैं, और ये माइक की तरह केवल भोंपू की तरह बजते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। देखिए वहां बनगोड़ा मैंने आपको बता दिया, उनको केवल 12 वोट मिले। तो बागीदोरा हमने भी आपको बता दिया कि बागीदोरा में जो था, वहाँ उपचुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके बूथ से भी बीजेपी हारी। देखिए बागीदोरा की रचना एक अलग टाइप की हुई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिस ढंग से भाजपा में आए, वो उस टाइम के कालखंड के कुछ विचार और कुछ चीजों को ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए था पार्टी में। तो उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अलबेला साहब नमस्कार, प्रणाम जी। सर सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं? आदिवासी अखंड रूप से हिंदू है जी। आदिवासी मूल हिंदू है जी। आदिवासी आदिदेव महादेव से है, आदिशक्ति महाकाली से है जी। आप बताइए क्या है? ये प्रश्न अनंत काल से है जी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि धर्म पूर्वी है आदिवासी। धर्म पूर्वी क्या होता है? सनातन क्या है? हिंदू। तो ये सारी चीजें हैं, समाज की संस्कृति, समाज का दैनिक कार्य पद्धति और सारे संस्कार, जीवन से जन्म से लगा के मृत्यु तक के, उसके अलावा कानून, सब कुछ ये कहता है कि आदिवासी हिंदू है। लेकिन समझना ये महत्वपूर्ण नहीं कि आदिवासी हिंदू या नहीं है, समझना ये महत्वपूर्ण है कि आदिवासी ना ईसाई है ना मुसलमान है, इतना पर्याप्त है। अच्छा, मतलब वो ना तो ईसाई है ना मुसलमान है, इतना समझना जरूरी है जी। क्योंकि आप भी उसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और बार बार उस समाज के लिए जब ये कहा जाता है कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, वो सभी जानते हैं। देखिए, पर हिंदू ना होने का जो जो प्रकृति पूजक समाज है ना, वो हिंदू समाज है। इस दुनिया में, पूरे ग्लोब में प्रकृति वही पूजता है। गंगा माता को, वृक्ष में भगवान विष्णु को देखता है, खेजड़े में भगवान शिव को देखता है ना, बिलपत्र में भगवान शिव को देखता है। कौन देखता है भाई जी? ये हिंदू समाज देखता है। और ये सारे जो स्वभाव हैं, सारी पद्धतियां हैं, सारी मान्यताएं, सारे संस्कार हैं, वो जनजातीय समाज में है। हाँ, ये लोग जो कहते हैं अपने आप को अलग, वो एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं जी, है ना। वो नैरेटिव फर्जी है पूरी तरह से। उनको थोड़ा डिकोड करेंगे तो समझ में आएगा कि हिंदू समाज क्या है और जनजातीय समाज क्या है। इसको लेकर 1958 के आसपास एक बड़े विद्वान हुए, उनकी द शेड्यूल ट्राइब नाम से एक किताब भी बाद में आई थी, डॉक्टर जीएस धुर्वे। मैं आग्रह करूंगा
वो उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन 1955 के आसपास उनकी जब किताब आई तो उस कालखंड की जो सरकारें थी वो सरकारें जनजातियों की संस्कृति को खत्म करने की साजिश करने वाली सरकारें थी जी। और पादरियों को प्रमोट करने, पादरी जब बोलते थे 2.5 घंटे सुना करते थे, वो भी प्रधानमंत्री लेवल के लोग सुना करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या किया होगा जनजाति की संस्कृति के साथ में इन्होंने। मुझे लगता है जो अंग्रेजों का नैरेटिव, अंग्रेज जितना धर्मांतरण नहीं कर पाए उतना धर्मांतरण स्वतंत्रता के बाद के 1-2 दशक में ज़्यादा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनकी जो दृष्टि थी वो भारतीय दृष्टि थी, भारत के जनजातियों की प्रेम भाव रखने वाली दृष्टि नहीं रही। तो खुल के बताइए ना, आखिर किसका नैरेटिव था ये जो आप देखिए? ये अंग्रेजों का नैरेटिव था। अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए वो कौन कर गया? ये वो कांग्रेस की सरकारें जो 1947 से लगातार रही, उन्होंने किया जी। ये खुला है जी, ये विभिन्न विद्वानों ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, सब लोग बोलते हैं। धर्मांतरण का श्रेय अगर किसी को देना चाहते हैं तो कांग्रेस को वो खुला, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट पूरा खत्म किया। किसने किया जी? बिल्कुल जाता है कांग्रेस को तो बकायदा इनकी अपेक्स बॉडी कौन है, कहां से आई है? वो राम प्रेमी नहीं है, वो राम प्रेमी है। ये है सारी दुनिया जानती है। आदिवासियों को बिल्कुल जिस स्थिति में वो थे उस स्थिति से ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देने का काम भी तो कांग्रेस ने करा। नहीं किया कांग्रेस ने, संविधान निर्मात्री समिति ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, आवाज उठाई। आप देखेंगे कांग्रेस ने क्या किया। अब तो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, जब आप किसी एक चीज के लिए पर्टिकुलर टाइम की सरकार को दोषी मानते हो तो उसी टाइम की सरकार के है तो मानेंगे। तो उसी टाइम की सरकार में अगर आरक्षण दिया तो उसके लिए उसे धन्यवाद भी तो देंगे। धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर को दे रहे ना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हराने की षड्यंत्र किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के नेहरू जी तो जाके वहां जाके तो बकायदा उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। आपको मतलब अगर तत्कालीन समय में कोई चीज हो तो वो पूरी सरकार दोषी, और अगर तत्कालीन समय में कोई अच्छा कार्य हो तो सिर्फ एक संविधान समिति को आप उसका श्रेय देना चाहते? निश्चित रूप से देना चाहेंगे। उसमें बहुत वाइड लेवल पे चिंतन मनन करने वाले लोग थे। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी, ये सारे थे। और उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता भी थे, ये विद्वान लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक नहीं, लेकिन राजनीतिक जब कोई करता है, संविधान बन गया, लेकिन संविधान को लागू कौन करेगा, उसके बातों को धरातल पर उतारेगा कौन, नीति कौन बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, भाषण कौन देगा, ये सारे संविधान निर्माता समिति, संविधान लागू हुआ उसके बाद तो बैकग्राउंड में चलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को भी धकेल दिया उन्होंने। आपको ध्यान है ना, सारी चीजें जो है ना उन्होंने बहुत नेगेटिव किया। तो निर्माण बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक वक्तव्य को आप थोड़ा याद करेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट हो जाती है। संविधान खराब है लेकिन लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन संविधान अच्छा है लेकिन लागू करने वाले लोग खराब हुए तो क्या होगा? त्राहिमाम होगा जी। अच्छा, एक भाजपा का एक बड़ा पेज है नमो ब्लॉग्स करके, उसमें आपकी काफ़ी तारीफ़ें की गई, आपकी तारीफ में काफ़ी शब्द भी लिखे गए कि भाई आपका जो कार्य करने का अंदाज है उससे शीघ्र ही आप भारत के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेंगे। और ये तमाम जो बीजेपी समर्थक थे सब ने अपना स्टेटस भी लगाया। ऐसे 2 कार्य आप बताएं दिल से जो आपको लगते हो कि आप कर रहे हैं, इस वजह से आप उस पेज के लिस्ट में आप शुमार हुए। अलबिला जी, हम जब काम करते हैं तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए करते हैं, प्रसिद्धि के लिए कहीं आ जाए उसके लिए नहीं करते हैं। वो हमारा मोटो नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो ध्येय नहीं है। ध्येय ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखकर हमको ये कहा है, विकसित भारत 2047 के लिए अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जनता जनार्दन से किए गए वादों को निभाने के लिए आपको 24/7 काम करना लगातार। या फिर आदिवासी क्षेत्र में जो बीजेपी अपना जनाधार खोती जा रही है उसको आप सिर्फ बयानबाजी कर करके उसमें वहां पर एक उपज लाना चाहते हैं। का उपचुनाव हुआ 2023 में जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट बाई इलेक्शन में मिले। जनाधार खो नहीं रही है बीजेपी। बाई इलेक्शन में आपको ध्यान है कि आप 21 राउंड तक तो आप पिछड़े हुए थे, ये 22वें राउंड में आप जाके आगे। आप टोटल वोट देखेंगे तो 2023 की तुलना में उपचुनाव में ज्यादा आए हैं। हम 1,500 वोट ज्यादा लिया है। आप इस बात को देखिए, जनाधार ये होता है कि आप वोट का जो आपने गेन किया है वो कहीं खो तो नहीं रहा है, वो होता है उसको बढ़ा है। आप देखिए, चलो नंबर एक पार्ट है वागड़, जो बिल्कुल प्रॉम्प्ट वागड़ इलाका कहलाता है, डूंगरपुर, बागीदोरा, आपके जय कृष्ण पटेल जी जहाँ से विधायक हैं, आपका डूंगरपुर के आसपास के इलाके, वहाँ तो आपका जनाधार बिल्कुल कमजोर होता है। देखिए वहाँ के जिला प्रमुख बीजेपी की, सागौड़ा के जो विधायक है वो बीजेपी के जी, और बाकी सारी चीजें हैं। थोड़ा जो खोया है किसी ने वो कांग्रेस ने खोया है।
बीजेपी का कुछ नहीं खोया। देखिए बीजेपी का जितना वोट प्रतिशत आता था वो आज है, खोया है बीजेपी ने पाया है, और उसने कांग्रेस ने खोया है। वो जो कांग्रेस ने खोया है उसकी वजह से वो उन्हीं की रचना में वो उलझे हुए हैं। बीजेपी को आप कांग्रेस की बी पार्टी क्यों कहते हैं? नहीं, हम क्या कहें, वो तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को धोखा दिया। राजकुमार रोज बहुत बड़ा कुछ बवंडर करने वाला, ये लोग कांग्रेस के कह रहे हैं। आप एक बार कांग्रेस के लोगों से पूछिए। जी, कांग्रेस को तो आपने कहा कि जनता ने विकल्प मानना ही बंद कर दिया। तो आप देखिए ना, 84 में तीसरे पोजीशन पे, सागवाड़ा में तीसरे पोजीशन पे, आजपुर में तीसरे या चौथे पोजीशन पे, ये कहाँ जा रहे हैं? ये इनकी खुद की रचना पे कई बार होता है, भस्मासुर होता है, वो पता नहीं कोई डांस वांस करता है, वो हाथ उसके ऊपर चले जाते हैं, वो खुद भस्म होता है। डांस कौन कर रहा है? अच्छा, आपके एक मित्र हैं, उन्हें कई दफे मतलब कई मर्तबा आप याद करते हो दिन में, और मुझे ऐसा लगता है कि लमसम मेरे मित्र तो अलबेला जी हैं, मैं तो आपको याद करता हूँ। और आप मेरे से ज्यादा राजकुमार जी रोत को याद करते हैं। मैं ऐसा है कि कोई बकवास करके चला जाए, कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंक के चला जाए, कोई आपको भला बुरा कह दे, तो उसको सही ढंग से प्रत्युत्तर देना जरूरी है। कई बार होता है आप कपड़े खराब हो गए तो प्रायोरिटी ये आती है कि एक बार साफ कर दो, फिर अलबेला जी के साथ बैठ के चाय पीजिए, तो होता है। तो मतलब और तो कोई वजह नहीं उनको याद करने की? वो काहे कि क्या वजह, वो सांसद हैं, वो हमने देखा, वो ओबीसी से पूछकर भाषण देते हैं, वो हमने देखा, वो जनजातीय अधिकारों के विरोध में बोलते हैं, हमने देख रहे हैं। लेकिन जब वो समाज के व्यापक हितों के विरोध बोलते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं। ये आवश्यक भी है, ये समाज सेवा भी है, ये वैचारिक सेवा भी है, ये युग सेवा भी है। अच्छा, राजनीति में रह के काम करेंगे नहीं तो ये बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अगर कोई गलत बात कर रहा है तो हम जवाब तो देंगे, वो जवाब देना चाहिए, ये हमारा धर्म है, हमारा युग धर्म है। भाई आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी तो उसका उद्देश्य क्या रहा? उसका उद्देश्य जो था, संकल्प से सिद्धि के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में बहुत सारे काम हुए, उन बातों को समाज के सामने रखना, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसके माध्यम से जनता में बात पहुंचाना। कोई भी कार्य जो करा है उसका श्रेय लेने की होड़ है। श्रेय तो कोई, जैसे कल राजकुमार जी अपनी टीम के साथ आ गए, उन्होंने कहा कि भाई यूआईटी के परिसीमन जो हुआ है उससे वे नाखुश। देखिए राजकुमार जी तो कल आए, और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी कि भाई हम उन लोगों के साथ थे, हम वहाँ पर उनसे मिल के आए थे, तो कल आए, अरविंद जी पोसवाल से मिल के आए थे, तो कल आए, मुर्रा साहब से मिल के आए, अलबेला जी वो तो कल आए, हमारे एमएलए साहब तो पहले मिल के आ गए, हमारी चर्चा हो गई, मैंने पत्र लिख दिया। वही तो कह रहा हूँ, क्या ये केवल श्रेय लेने की होड़ है क्या? ये हमारा दायित्व है, जनता का विषय हमारे पास आया, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के। आप लोगों को शायद ये डर है कि अब तक वो एक दायरे में है, डर का विषय नहीं होता, वो धीरे धीरे यूं ना हो कि सलूम्बर में भी आ जाए, जाडोल में भी आ जाए, उदयपुर ग्रामीण में भी आ जाए। नहीं, वो तो एक राजनीतिक है, वो तो कांग्रेस मुक्त भारत का क्यों दिया था, कांग्रेस सिमट गई, हिमाचल में रह गई, तो एक वो तो एक रचना है, उनकी गलतियां, बीजेपी मुक्त उनकी इलाका करने को कोई उनकी गलतियां, तात्पर्य उनकी गलतियां हैं, उन गलतियों को जनता के सामने लाना, उनकी झूठ है वो जनता के सामने लाना हमारा काम है। लेकिन कल की जो एपिसोड है, राजकुमार रोज जबरदस्ती आ गए, मुद्दा उससे पहले हम लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी से, हम बात कर चुके हैं, हमारे एमएलए जाके मंत्री जी से मिला है, सीएमओ में मिला है, ये बात है जनता के सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आए, ये क्यों नहीं आए, आनी चाहिए, सही है तो आनी चाहिए, ये तथ्य है। और हमारा और आपका जीवन पद्धति क्या है, सत्य अन्वेषण, सत्य की हम लोग लगातार खोज करें, तो सत्य जनता के सामने आना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है, और अगर नहीं आता तो ये गलत भी है। अच्छा, आदिवासी गौरव दिवस को लेकर भी आपने कोई चर्चा करी थी क्या? मतलब आदिवासियों को क्या गौरव दिलाने का जो कार्य है वो बीजेपी ने करा है? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी ने किया है। मैं आपको 104 आयोजन विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए जनजातीय नायकों पर चर्चा, ठीक है, और उसमें लगभग 52,000 से ज्यादा लोगों ने, युवाओं ने भाग लिया। मैं कोई तथ्य बता रहा हूँ। दूसरा, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत भर में 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए, और जो ट्राइफेड है उसने भी बहुत कार्यक्रम किए। IGNC नाम की एक संस्था है, उसने जनजातीय गौरव नाम का एक किताब निकाले जिसमें 85 जनजातीय नायकों के बारे में परिचयात्मक और उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने रचना की, उन पर सारी चीजें आई। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करके जनजातियों के सभी नायकों की चर्चा करने की बात है कि चर्चा होनी चाहिए। नायक सारे के सारे जनजाति के नहीं है, वो तो भारत के नायक है, राष्ट्र के, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। कोई समाज गौरवान्वित हो। इसका छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। इंदौर कभी आप जाएं तो वहाँ तात्या मामा का एक चौराहा बना हुआ है। तो एक युवा वहाँ से निकला, उसने देखा, अच्छा ये तात्या मामा, किसने कहा ये कौन है? तो तात्या मामा। अच्छा ये तो भील है। हाँ भील है, बिल्कुल भील है। अच्छा मैं भी भील हूँ। अच्छा ठीक है। वो वापस कॉलेज गया, वहाँ किसी ने पूछा कि आप कौन है, आप कहाँ से आए, क्या परिचय आपका?
तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे चौराहे पे तात्या मामा है ना, मैं उनके समाज से। कोई नायक अगर समाज के सामने आता है तो गौरवान्वित होता है, वरना क्या होता है, इतिहास मिटता चला जाता है, आदमी भ्रमित होता चला जाता है, संस्कृति खत्म होती चली जाती है, और उसके बाद जो खेल होता है वो राष्ट्र विरोधी खेल होता है। अच्छा, आप कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मेरे को बिल्कुल ध्यान है कि आप उसका ईमानदारी जवाब दें। आपका जन्म कब का है? मेरा जन्म 1972 का। ठीक है, 1972 का आपका जन्म है। और आपने प्रथम बार जो बिरसा मुंडा जी हैं उनके बारे में प्रथम बार आपने कब पढ़ा? मुझे लगता है जब मैं कॉलेज में आया तब पढ़ा, और कहानियों के माध्यम से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नायक इतने बड़े, उसमें जो फैक्ट्स थे वो छुपाए हुए थे, सेलेक्टिव। कब मतलब एक एवरेज आपकी उम्र क्या रही होगी? 20 साल? मोटा मोटा 20 साल। 20 साल। 72 में जन्म हुआ तो मतलब 92 में आ गया आपको ये पता पड़ा। 92 में किसकी सरकार थी? 92 में सरकार राज्यपाल शासन लगा हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में देश में किसकी सरकार थी? देश में सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस की थी। तब आपको मालूम पड़ा, मतलब बिरसा मुंडा जी का अस्तित्व किताबों में कहीं ना कहीं तो था। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिरसा मुंडा जी जैसे ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिनको कभी कांग्रेस ने मुख्य पटल पर आने ही नहीं दिया। यस, मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ एक लाइन मैं बता दूं, बांसवाड़ा में एक गीत चलता, मैं आपको बता दूं, नेहरू जी ने देश आजाद कराया बारे में सबको मालूम है। आज उदयपुर के अंदर हर बच्चे देश आजाद कराया, नेहरू जी ने हाथे राखी हो रेलो। गांधी जी ने देश आजाद करायो, नेहरू जी ने हाथे राखी हो रेलो। तो नेहरू जी थी वीरलो एवो से जागिए मोटा से बाप नो डिक्रो है रेलो। इसका जो कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का अप्रोच ये था कि उनके परिवार ने ही देश को आजादी दिलाई, केवल बस वही उसके बाहर सब लोग। तो 2014 के बाद तो उसके जितने नायकों की वजह से ही देश चल रहा है क्या? हर घर मोदी। फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर? देखिए, तो हर पार्टी तत्कालीन समय में ऐसी कार्रवाई करती है। देखिए, आप देश के सांसद हैं। नहीं, उन्होंने छुपाया है, केवल परिवारवाद किया। तो फिर क्या आज की तारीख में केवल भाजपा के अंदर कोई नेता कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ मोदी जी कार्य कर रहे हैं? विकास, सबका प्रयास। फिर हर घर मोदी क्यों लिखा जाता है? हर घर मोदी क्यों लिखा जाता है? देखिए, ये एक कैंपेन है, तो फिर वो भी एक कैंपेन था। वो कैंपेन भी क्यों नहीं मानते? धर्मांतरण का कैंपेन होता है। वो लोग नेहरू जी ने आजादी दिलाई और गांधी जी साथ में थे, तो इसमें देखिए, आज धर्मांतरण का आज नागारानी की भी बात हो रही है, आज तिमोर सिंह की भी बात हो रही है, आज की तारीख में केरला के नायकों की बात हो रही है, रामजी भांगड़े की बात हो रही है, रामजी गोंड की भी बात हो रही है, भीमा नायक की बात हो रही है, तात्या मामा की बात हो रही है, यहाँ पर कालीबाई की, सबकी बात हो रही है, मानगढ़ धाम की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। ये सारे किस लिए होता है? किसी की कहानी क्यों सुनाते हैं? भगवान की कहानी क्यों सुनाते हैं? हम कौन से उससे गर्व किससे करते हैं? तो उसी से करते हैं हमारी जड़ें कहाँ की, या भगवान की कहानी सुनकर अपन चाहते हैं कि हम उनके जैसा उन्होंने जीवन वही तो छुपाया कांग्रेस ने, वो हम उस कांग्रेस ने छुपा दिया, नायक ही छुपा दिया, तो गर्व कैसे करेगा? यार, बिरसा मुंडा जी के बारे में जब से मैं भी पैदा हुआ मैंने भी सुना, मैं आपसे आज उनके बारे में चर्चा कर सकता हूँ, तो मैंने पढ़ा होगा। मैं पढ़ा तो जब तो मोदी सरकार तो शायद 2014 में आई। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी को अगर ढंग से कांग्रेस पढ़ाती है तो उसमें एक उनकी शिक्षा एक ये है, परधर्म से बढ़िया है स्वधर्म। वो स्वधर्म की बात करते हैं, इस तथ्य को छुपाया। ये समाज का मूल विचार है। विस्तारित ज्ञान नहीं दिया गया, नहीं, सेलेक्टिव दिया इन्होंने, केवल बस जो भी चीजें हैं। 11 साल से आपकी सरकार थी, आपने इसमें क्या कदम उठाया? किसमें? 11 साल से मोदी जी की सरकार है, आप भी सांसद हैं, आपने इसमें क्या कदम उठाया? देखिए, विभिन्न जगह पे चर्चा है। मैं आपको बता दूं, भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय नर्मदा जिले में, गुजरात में, राजपीपला में, वहाँ जाके हम लोगों ने 2000 युवाओं के साथ इंटरेक्शन किया। बड़ौदा की जो विश्वविद्यालय है, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर आए, वहाँ जाके हम लोगों ने करीब 3000 युवाओं के साथ इंटरेक्शन किया। ऐसे ही बांसवाड़ा की जनजाति, जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, वहाँ पे तत्कालीन महामहिम राज्यपाल जी के साथ में मुख्य वक्तव्य मेरा था। ऐसा कैसा हमने मारवाड़ में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, ऐसे लगातार काम हुए, लगातार इंटरेक्शन चल रहे हैं। अब देखेंगे, ठेठ देहात में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ भी हम बैठे हैं। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि इस बात को मैंने जब चर्चा की है तो कम से कम 15,000 युवाओं के सामने इस विषय को रखा है। वो युवा उस बात को लेकर गौरवान्वित होते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परधर्म से बढ़िया है स्वधर्म। किसने कहा? बिरसा मुंडा जी ने कहा ये बात। और बिरसा मुंडा जी की हत्या हुई, लेकिन कांग्रेस ने छुपाया। ऐसा कहते हैं कि जहर देकर उनको मारा था अंग्रेजों ने, वो बात छुपाई और उनकी शहादत ही कर रहे थे। अब ध्यान में आया कि अंग्रेज कितने क्रूर थे और अंग्रेजों की बात करने वाले कितने क्रूर है। इतना तो स्पष्टता होनी चाहिए हमें। जी, अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि मन्ना लाल जी, जो कि देश के एक
सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उनकी नज़र में बाप पार्टी क्या है? एक षड्यंत्र जनजातीय संस्कृति के विरोध में, और नरेंद्र भाई मोदी जी के केंद्र में नेतृत्व संभालने के उपरांत प्रतिक्रिया में पैदा हुआ एक छोटा सा ग्रुप, जिसका समर्थन रेडिकल इस्लाम करता है, जिसका समर्थन चर्च करते हैं, एजेंडा भी वो देते हैं, और ये माइक की तरह केवल भोंपू की तरह बजते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको पास 20 से 25 कहना चाहते हैं कि इनका समर्थन इस्लामिक संगठन भी कर रहे हैं, इनका समर्थन जो है वो पादरी मतलब ईसाई धर्म। अब देखिए इनके सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं बोलते हैं, मेरे पास इसके बारे में बहुत बड़ा डिटेल है, उसके बाद मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। इनके जितने सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, धर्मांतरित हैं, और भ्रम में दूसरे लोग भी करने लग जाते हैं। इस कारण ये एक पूरा खुला षड्यंत्र है, एक प्रतिक्रिया है, हिंदू समाज के विरोध में प्रतिक्रिया है, चर्च और रेडिकल इस्लाम का एक मिला जुला सा रचना है। भ्रम में कुछ लोग जुड़ गए, लेकिन इनके मेन जो लोग हैं, जो अपने आप को हीरो कहते हैं, वो 20 से 25 से ज़्यादा कोई नहीं है। मुझे लगता है युवा भी उसके चंगुल से बाहर आ रहा है, लोग समझ में गए कि ये एक रचना है जो फर्जी है। क्योंकि आप हो सकता है कि उनके विरोध में हो, कांग्रेस उनके विरोध में हो, या बहुत सारे लोग जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वैचारिक विरोध में है। वैचारिक विरोधी होता है, मत का विरोध है बस। पर जब बात जनता की आती है तो जनता ने अभी उपचुनाव में भी, जहां पर बाप पार्टी ने अपना प्रतिनिधित्व किया, देखिए वहां बनगोड़ा मैंने आपको बता दिया, उनको केवल 12 वोट मिले। तो बागीदोरा हमने भी आपको बता दिया कि बागीदोरा में जो था, वहाँ उपचुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके बूथ से भी बीजेपी हारी। देखिए बागीदोरा की रचना एक अलग टाइप की हुई है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिस ढंग से भाजपा में आए, उस टाइम के कालखंड के कुछ विचार और कुछ चीजों को ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए था पार्टी में। नहीं, मुद्दा वो मेरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एक मनोभाव, ऐसा कुछ विचार एक टाइम विशेष में आते हैं, उस वजह से कोई चीज़ हुई होगी। लेकिन विशुद्ध रूप से मोटा गांव, बनकोड़ा, सलुम्बर, सैमारी पास बीजेपी का कहीं नामो निशानी नहीं है। बीजेपी पूरी तरह साफ है। ज़्यादा कुआ जिला परिषद का जो चुनाव हुआ यहाँ डूंगरपुर में, वहाँ उनकी जितने का मार्जिन जो 12,000 था, वो 1200 था, वो घट के 500 से नीचे आ गया। और 84 में जो उपचुनाव हुआ विधायक का, उसमें आप देखेंगे कि उनका जो हार जीत का जो अंतर 70,000 था, वो घट के 22,000 के आसपास आ गया। तो ये दिखाता है कि बहुत तेजी से वो खत्म हो रहे हैं। आंकड़े बोलते हैं, अलबेला जी सोचो, आंकड़े बोलते हैं, बोलो आप। तो बोलना पड़ेगा। पहले राजकुमार रौत चुनाव लड़े थे, अभी मुद्दा राजकुमार रौत उसका नहीं है। राजकुमार रौत दिन रात वहाँ पे सारी घट्टी पीस रहे, वो दिखता है उसमें। आज अगर नरेंद्र मोदी जी उदयपुर से चुनाव लड़ते हैं और मन्ना लाल जी उदयपुर, अरे वो नरेंद्र मोदी जी का तुलना कहाँ कर रहे हो राजकुमार रौत की? क्या कहाँ कर रहे हो आप? उनके लिए तो वही नरेंद्र मोदी है। अभी तो बोलने का ढंग मालूम नहीं उसको मालूम नहीं। वो सेलेक्टिव अप्रोच बोलता है, वो टेप रिकॉर्डर है, वो माइक है, उसके आगे भोंपू की तरफ बोलता है, पीछे की तरफ कोई और है। मैंने आपको बता दिया, चर्च है, रेडिकल इस्लाम है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत एविडेंस के साथ कह रहा हूँ जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि जो अंतिम प्रश्न आपसे, आपका भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंतिम प्रश्न आपसे कि जो युवा है, जिसके अंदर समाज को बदलने की ताकत है, वो अधिकांश युवा उनके साथ हैं, इस पर क्या कहना नहीं है? नहीं है उनके साथ। भ्रम में कुछ लोग चले गए। मुद्दा क्या आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि गांव के बीच में से एक बंदा नई बात करता है, अचानक माहौल बनता है और उसके साथ कुछ लोग चल पड़ते हैं। उससे पहले सत्य पहुंचता है, उससे पहले कुछ चीजें भ्रम रूप में पहुंच जाती है। ऐसे पहुंची है। युवा आज भी जिम्मेदारी के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवा आज भी जिम्मेदारी के साथ सोचता है कि हाँ, इस देश का विकास कौन कर सकता है, सरकार किसकी है, बोलता कौन है, और ये लोग झूठ कहाँ बोलते हैं। अच्छा, ना तो इनकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठ सके, ना इनकी हिम्मत है कि कलेक्टर के साथ बैठ के कुछ बात कर सकें, विकास की योजना ला सकें। हाँ, ये ठीक है, सरकार की योजना से कुछ चीज़ें वहाँ आ जाती हैं, उसको वाही लूटते हैं। आपको दरियावत का उदाहरण बताऊँ, एक सड़क बनाई तो सड़क का वहाँ घोषणा हो गई, तो एमएलए साहब अपने घर से पत्थर ले आए और वहाँ जाके डगाड़ दिया और ढोल नगाड़ा सब बजा दिया। बाद में ध्यान में आया कि यार इसका तो हमें शिलान्यास करना था, उसका उद्घाटन का भाटा लगा दिया उन्होंने। उनको इतनी भी समझ नहीं है। अब देखिए, ये एक समय होता है, कुछ लोगों को मिलता है, वो हनुमान बेनीवाल को भी मिला था, वो कई बार किसी और को भी मिला था। ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब ये धूल छटती जा रही है। आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वागड़ पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि ये ठग है, ये लूटरे हैं, बस यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये वागड़ के केजरीवाल है, इतना मैं कह सकता हूँ। मैं एक चीज़ मोटा समझ पाया हूँ कि भाई पार्टी की तरफ से अब ये माना जाए कि मेवाड़ और वागड़ की अगर कोई बात करेगा तो मन्ना लाल जी रावत देखिए कार्यकर्ता है,
वो करेंगे। मैं आपको मैं कार्यकर्ता का भाव मन्ना लाल जी एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, एक अधिकारी वर्ग से रिटायर्ड हुए व्यक्ति हैं, आप बताएं कि भविष्य की क्या योजना? मन्ना लाल एक कार्यकर्ता है, जिसको लगता है ये बात गलत है तो बोलता है। मन्ना लाल को ये लगता है कि ये भारत के विरोध में कोई बात आ रही है तो बोलता है, संस्कृति के विरोध में बात आ रही है तो बोलता है। मन्ना लाल की जिम्मेदारी है कि उदयपुर जिला, सलूमपुर जिला, प्रतापगढ़ का दरियावद वो क्षेत्र और वागड़ का आसपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी है। वहाँ के मतदाताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे वोट दिया है जी। मेरी ये भूमिका बनती है, मेरी जरूरत बनती है कि मैं जाके उनके बीच में जाऊं। आप उन्हीं लोगों के बीच से आए हैं, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि बहुत सारी ऐसी जगह पर है, जैसे हमारे यहाँ बांस के बड़े बड़े उद्योग थे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे, जंगलों में आज भी ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं। पूरे इंटरव्यू में सबसे कीमती प्रश्न किया। मैं आपको बता दूं, जहाँ से रोजगार को लेकर माइग्रेशन हो रहा है, हमने एक चावड़ और एक देवास नाम के 2 संकुल बनाए। हम वहाँ कुएँ जिनमें गाद गिर गई उसको बाहर निकलवा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हम वहाँ बागानी भी ला रहे हैं, वहाँ एनीकट भी ला रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जो रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हम प्रयास कर, हम यहाँ तक कि ये भी कर रहे हैं कि वहाँ सब्जियों के बीज दें। हमने DMF में कोशिश किया, करीब 20 करोड़ के काम इसमें सैंक्शन कराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हमारा अपना कोशिश है कि कितना कुछ हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यात्रा लंबी है, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको जानकर ये भी हर्ष होगा कि हमारे यहाँ सीताफल बहुत होते हैं, साइज़ छोटी है। हमने ICAR जो भारत की सबसे पुरानी संस्था है, कृषि को लेकर बड़ा काम करती है, रिसर्च डेवलपमेंट और मार्केटिंग को लेकर, उसको हमने प्रपोजल भेजा, प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया। भविष्य उज्जवल है, अच्छे दिन आ गए हैं और आगे और अच्छे लगातार आते रहेंगे। विकसित भारत मोटे सीताफल खाएंगे, मोटे सीताफल खाएंगे उसी गुण के साथ में। इंपॉर्टेंट ये गुण वही रहेगा, मोटे होंगे। और किसी किसान के बहुत बड़ा अगर बागान में उसमें सीताफल है तो वो मार्केटिंग भी करेगा, वो बेचेगा भी, आपको उसकी रबड़ी भी मिलेगी, उसकी आइसक्रीम भी मिलेगी। जी जी। तो मन्ना लाल जी रावत से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा है कि एक एजेंडा है जो इस्लामिक फ्रंट और साथ में ईसाईयत को प्रचार करने का ये फ्रंट जो है बाप के रूप में कार्य यहाँ पर कर रहा है। और साथ ही में इन्होंने तमाम बातों के लिए कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, और बहुत सारी अनछुए पहलुओं पर भी आज इन्होंने बात करने की कोशिश करी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।